यूनिट 3 में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया जीकेसी 161 क्लास। तो आज हम बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। एंशियंट पीरियड, medieval period और modern period. Ancient period starts from the Indus Valley civilization till 750 AD. Medieval period starts from 750 AD to 71707 AD और जो modern period है 707 AD till present day, मतलब आज तक का डे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज समझ लेते हैं गूगल पे सर्च करके कि ये एडी और बीसीई में डिफरेंस क्या होता है। एक बार गूगल में सर्च करते हैं। ओके, तो बीसीई का या बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। सीई एंड सीई आर प्लेस्ड आफ्टर द ईयर नंबर, thus we write in your own year is 2020 सीई। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है बीसी और एडी में, बीसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब क्योंकि ये जो एसी और बीसी और एडी है, ये जॉर्जियन कैलेंडर से बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ जैसे ये लिखा है द आइडिया टू काउंट ईयर्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज द फर्स्ट proposed in the year 525 by Dionys Exiguus, एक क्रिश्चियन monk, मतलब कोई क्रिश्चियन प्रीस्ट कह सकते हैं इनको, जिन्होंने स्टार्ट किया था एक तरीके से ईयर्स को काउंट करना। तो standardized under the Julian and Georgian calendar, the system spread out through Europe and Christian world during the centuries that followed. AD stand for Anno Domini, Latin for in the year of Lord, and BC stands for before Christ। मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट का जो ईयर है उसको हम बीसी बोलते हैं और उसके बाद हम एडी बोलते हैं। जिस तरीके से ये जो साल है 2020 वो 2020 एडी हो गया। CE stand for the current era, while C current और common era, while BC stand for before the common era। तो ये अलग अलग तरह की एब्रीविएशन है। BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और उसके बाद एडी जो है दैट इज एनो डोमिनी, यानी कि इन द करंट ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब करंट ईयर जिसमें भी हम चल रहे हैं। The abbreviations have a shorter history, BC and AD, although they still date from at least the early 1700s. They have been frequent by Jewish academics, used by Jewish academics for more than 100 years, but became more widespread in the later part of 20th century, replacing BC AD in the number of field, notably science and academia। तो अगर हम देखें जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुए थे,
Okay. The date of birth of Jesus is not stated in the Gospels or in any historical reference, but most theologians assume that a year between 6 and 4 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता, यानी कि 6 बिटवीन 6 to 4 BC, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 6 से लेके 4, क्योंकि देखिए जो बीसी एरा है हमारा वो उल्टा चल रहा है। बीसी एरा हमारा उल्टा चल रहा है, 6 5 4 3 2 1, और एडी हमारा स्टार्ट होता है 1, फिर 2 3 4। तो बीसी हमारा उल्टा चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। चलिए एक बार हम ये देखते हैं कि बीसी एंड कब हुआ था। The first century BC, also known as last century BC, started from the 100th day of BC and ended on the last डे ऑफ बीसी, मतलब 100 से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट बीसी पे एंड हो गया। जैसे मैंने भी यहाँ पे लिखा कि यहाँ 100 से स्टार्ट हुआ था ये, और फर्स्ट पे एंड हो गया, फिर यहाँ से एडी शुरू हो गया, और तब से हम लोग अब एडी यानी एनो डोमिनी में हम लोग जी रहे हैं। तो ये फर्क है इस बीसी और एडी में। अब हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट पीरियड से, जो है बीसी, जो यानी कि जो उल्टा चल रहा है। अब देखिए 2500 से 1500 बीसी, यानी बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई हमारी। उसके बाद आर्यन इमिग्रेशन इनटू इंडिया बिगिंस इन 1500 बीसी। 326 बीसी में अलेक्जेंडर इंडिया में आया था। लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप ओपन, ठीक है। ओके, एक बार हम चेक करते हैं कि किस रास्ते से एक तरीके से जो आया था ये अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखो यहाँ पे अभी आपको टर्की नहीं दिखेगा, टर्की को हम एशिया माइनर बोलते हैं। मैं एक बार वर्ल्ड मैप खोलता हूँ। हम्म, तो बेसिकली जो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया यूरोप का जो रास्ता है इसके आने से ओपन हुआ था। तो अगर हम मैप में देखें तो ये हमारा पूरा यूरोप है, एक तरीके से यहाँ से होता हुआ, और ये एशिया माइनर टर्की में घुसते हुए इंडिया में पंजाब तक आया था, उसके आगे नहीं बढ़ पाया था। तो ये जो पहला रास्ता है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बनाया, और उसी रास्ते से फिर धीरे धीरे ट्रेड होना चालू हो गई, क्योंकि एक तरीके से कोई एक पैटर्न बन गया। अगर हम आगे चलें तो मौर्यन डायनेस्टी आती है। मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया एंड रोट इंडिका। चलिए चेक करते हैं मेगास्थनीज कौन था। ये बेसिकली एक स्कॉलर है। ओके, एक स्कॉलर और एक हिस्टोरियन है, जो जब इंडिया आया तो उसने एक बुक लिखी, इंडिका। Megasthenes was an ancient Greek historian, diplomat, and Indian ethnographer and explorer in the Hellenistic period. He described India in his book Indica, which is now lost, but
been partially reconstructed from the literary fragments found in later authors. इसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको पता लगेगा। इंडिया में काफ़ी सारे स्कॉलर्स आए हैं, चाहे वो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे आए हो या आगे मुगल एरा के टाइम पे आए हो, बहुत लोग आए हैं और काफ़ी लोगों ने इंडिया के बारे में सर्च करके लिखा है। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो सबसे बड़े लीडर थे वो थे अशोका द ग्रेट। जब इनका रूल खत्म हुआ, उसके बाद विक्रम संवत बिगिंस हुआ। विक्रम संवत एक तरीके से कैलेंडर है, या एक तरीके से एक एरा माना जाता है अगर हम विक्रम संवत के बारे में सर्च करते हैं। Vikram Samvat is also known as Vikrami calendar, is a historical Hindu calendar in the Indian subcontinent. It is the official calendar of Nepal. In India, it is used in several states. So हम एक बार चेक करते हैं which calendar is officially which is the official calendar of India. तो हम ऑफिशियली जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, एसी या बीसी और एडी के बारे में। ओके, जो नेशनल कैलेंडर है इंडिया का, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, दैट इज बेस्ड ऑन सका एरा with Chaitra as its first month in the normal year of 365 days, was adopted from 22nd March 1957 along with the Georgian calendar for the following official purposes। यानी कि इंडिया का जो इंडिया का इंडियन कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर, वो सका एरा पर बेस्ड है और चैत्रा इसका फर्स्ट मंथ माना जाता है अलॉन्ग विद जॉर्जियन कैलेंडर। यानी क्योंकि जॉर्जियन कैलेंडर वर्ल्ड रिनाउंड कैलेंडर है, पूरे वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए हम जॉर्जियन कैलेंडर के साथ मिलकर अपना सका एरा पे कैलेंडर बनाते हैं। तो ये जो बेसिक चार चीज़ें हैं, गैजेट ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो, कैलेंडर्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, ये चार चीज़ें हैं जिनके लिए कैलेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। आगे बढ़ते हैं। सका एरा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कनिष्क कनिष्का's regime, the main ruler of Kushan dynasty, 78 AD between 101 AD के बीच में कनिष्का रिजीम आई, जिसमें जो मेन इनके रूलर थे वो थे कनिष्का, कुशन डायनेस्टी के। फिर गुप्ता एज आई, उस और वो है हमारी बिटवीन 319 टू 20 टिल 550 एडी, जिसमें चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, फेटन केम टू इंडिया फहीन केम टू इंडिया ड्यूरिंग विक्रमादित्य's रूल। ये भी एक तरीके से स्कॉलर हैं फहीन, इनके बारे में सर्च करते हैं। ओके, फहीन एक चाइनीज मंक थे, यानी कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक who traveled by foot from China to India, visiting sacred Buddhist sites in Central Asia, South and Southeast Asia between 399 to 412 to acquire Buddhist text। तो इनके राजा विक्रमादित्य के टाइम पे ये मॉन्क आए थे। इनका जो स्पेलिंग है फैक्सियान, ये एक चाइनीज हैं, जिसको हम एक तरीके से चाइनीज लैंग्वेज में कभी भी एक्स जो होता है उसे हम
श बोलते हैं, सॉरी जे बोलते हैं। तो इनका नाम है फैजियान। जो एक्स है वो जे है, फैजियान हम इसे बोलेंगे। कुछ लोग इन्हें फ़हीम भी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन रिजीन्स, जब राजा हर्षवर्धन का रिजीन हुआ तो ह्यून सैंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल, यानी कि एक फिलोसोफर फिर आया। तो यहाँ से हमारा एंशियंट पीरियड पूरा खत्म होता है। आप चाहें तो और डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये अ, एक तरीके की समरी है। ओके। मिडिवियल पीरियड, यानी कि अब जो एज स्टार्ट होती है, यानी कि अब क्योंकि एडी सका एरा तक खत्म हो गया था, उसके बाद कनिष्का एरा में, सॉरी बीसी सका एरा तक खत्म हो गया था, कनिष्का एरा में एडी स्टार्ट हुआ। तो अब जो मेजर इवेंट्स है जो एडी में हुए हैं, यानी कि ऑनो डोमिनी, वो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होते हैं। पहला कि अटैक ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गजनी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। हम सबको पता है सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। और ऑलमोस्ट मोहम्मद गजनी ने 16 टाइम्स अटैक किया था। 17 टाइम वो सक्सेसफुल हुआ था। 17 टाइम वो सक्सेसफुल हुआ था। द फर्स्ट वॉर ऑफ तारेन, मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड व्हेन सेकेंड वॉर ऑफ तारेन, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की भी लड़ाई हुई थी, जिसमें सेकेंड वॉर में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए थे। उसके बाद 1206 टू 1290 एडी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया, एज ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एज में, बेसिकली इस पीरियड में, कॉन्ट्रैक्ट पर यानी कि स्लेव्स बहुत लिए जाते थे। बहुत सारी कंट्रीज में, वर्ल्ड से दूसरी कंट्रीज से स्लेव्स लेके आते थे कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी काम हो गया। तो उसके लिए इसलिए इस एरा को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। मंगोल इन्वेजन अंडर चंगेज खान। हम सबको पता है चंगेज खान ऑलमोस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल इन्वेडर रह चुका है। चंगेज खान ने ऑलमोस्ट काफ़ी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने को करने की एक तरीके से पूरी कोशिश करी, और जो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। चंगेज के बाद हम देखें तो तैमूर आया। तैमूर जो है वो चंगेज का ही फैमिली से है। अगर हम चंगेज खान के बारे में बात करते हैं, जिसे हम जेंगिस खान भी बोलते हैं। Genghis Khan, officially known as Genghis Ungadi, was the founder of first Great Khan and emperor of the Mongol Empire, which became the largest contiguous empire in the history after his death. He came to power by uniting many of the nomadic tribes of Northeast Asia, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एशिया के जो ट्राइब्स थे उनको यूनाइट करके आगे बढ़ा। Temur envisioned the restoration of Mongol Empire of Genghis Khan. According to saw himself as Genghis Khan here, though not a Borjigid or a descendant of Genghis Khan. Temur clearly sought to invoke the legacy of latter conquest during his lifetime. अब जो तैमूर था, उसने अपने आप को एक तरीके से चेंगिस खान का सक्सेसर माना, और उसने फिर आगे लेगेसी बढ़ाई। और उसके बाद जो जब मुगल्स आए इंडिया में, तो वो तैमूर के ही रिलेटिव हैं। तैमूर के ही रिलेटिव हैं। एक पिक्चर है एनसीईआरटी बुक में, मैं आपको शो करता हूँ। एनसीईआरटी की बुक में है, शायद क्लास 8 और 9th में होगी। इमेजेस में होगी।
हाँ, ये इमेज है। ये मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर जब शुरू हुआ था तो ये देखिए, ये जो इमेज है, इसमें ये हैं, जो सेंटर में है वो है तैमूर। इसमें लिखा है यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग डेटेड बिटवीन 7022 टू 1712 of Temur, his descendant, and the Mughal emperors. Temur is in the center, and on his right is the son Miran Shah, the first Mughal emperors, Babur's great great grandfather. यानी कि तैमूर के जो राइट में है, वो बाबर जो इंडिया में आया था सबसे पहले 1526 में, एडी में आया था बाबर, उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और इनका रिलेशन है, और ये बीच में फिर सारे जो पेंटिंग है, ये सारे मुगल बादशाह बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे मुगल बादशाह बैठे हुए हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ के, बाबर, अकबर, शाहजहां आर द थर्ड एंड फोर्थ इंडिविजुअल्स ऑन तैमूर's राइट, एंड सेम अंडर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मुगल एरा के बारे में स्टार्ट करते हैं। मुगल एरा एक तरीके से शुरू हुआ जब पहली लड़ाई, मैंने कहा कि बाबर 1526 एडी में आया, उसकी पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी में हुई थी, इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी, जो दिल्ली में ही हुई थी। अगर आप लोधी गार्डन दिल्ली में कनॉट प्लेस में जाके देखें, तो वहाँ पे आपको इब्राहिम लोदी का ही वो बनाया हुआ सारा है, जितना भी वहाँ पे पुराना एंशियंट हेरिटेज है ऑलमोस्ट। रिजीन ऑफ शेर शाह। चलिए पढ़ते हैं शेर शाह कौन थे। Okay, Sher Shah Suri was born. Farid Khan was the founder of Suri Empire with capital in Sasaram in the modern day Bihar. He introduced the currency of rupee, an ethnic Afghan. Sher Shah took control of Mughal Empire in 1538. After his accidental death, his son Islam Shah became his successor. तो यहाँ देखा जाए कि शेर शाह ने एक तरीके से मुगल एम्पायर को टेक ओवर किया, और जब उसकी डेथ हुई तो उसका बेटा आया। मुगल एम्पायर का जो सबसे, अगर एक ग्राफ देखें हम, तो मुगल एम्पायर जो सबसे ऊपर चढ़ा था, वो अकबर के टाइम पे चढ़ा था। यानी कि जो अकबर का पूरा नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके टाइम पे सबसे ऊपर था। और अकबर ने काफी सारे एफर्ट करे कि पूरे इंडिया को एक करके रखा जाए। और इसके लिए उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में बुक भी लिखी थी, जिसका नाम था सोन ए कुल। तो अगर हम सोन ए कुल के बारे में पढ़ें यहाँ पे, सुल ए कुल, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा था, दोबारा टाइप करता हूँ। ये okay. Solikul is an Arabic term, literally means peace with all, universal peace, absolute peace. तो ये अकबर ने जब सुल ए कुल लिखी थी, तो 3 वॉल्यूम्स में लिखी थी। The idea of Sul e Kul was introduced by Akbar the Great. Sul e Kul means universal peace. The idea of Sul e Kul was based on the idea of tolerance, which did not discriminate between the people of different regions in Akbar realm. It focused on system of ethics, on honesty, justice and peace. इसलिए अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुक्स लिखी, और इसी के
बेस पर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, कि जहाँ पे ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिक्स, जस्टिस, पीस, और किसी भी तरीके का कोई सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हमने अभी देखा था। और चलिए एक बार दोबारा देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज कब था? 21 अप्रैल 1526 was fought between the invading forces of Babur and Lodi dynasty। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा ही है कि जब बाबर आया तो उसने कैसे अपनी एक तरीके से पकड़ बनाने के लिए इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करी। और उसके बाद फिर वो, जब वो जीता तो फिर उसने एक तरीके से मुगल एम्पायर की स्थापना करी। ओके। तो इंडियन हिस्ट्री में तीन बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ लिया, जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दो और हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक तरीके से बैटल माना जाता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 एडी में हुआ था बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर। ओके। सो महाराणा was the महाराजा ऑफ उदयपुर। मेवाड़ मेवाड़ खानदान के राजा थे, यानी कि मेवाड़ डायनेस्टी। तो अगर हम राणा प्रताप यहाँ डालें तो महाराणा प्रताप उनका पूरा नाम है। महाराणा प्रताप वन was popularly known as प्रताप सिंह वन, popularly known as महाराणा प्रताप, was the 13th king of मेवाड़ रीजन, यानी मेवाड़ डायनेस्टी के थे। और इनकी लड़ाई हुई थी अकबर के साथ। तो ये बहुत बड़ा बैटल माना जाता है। ये एक तरीके से बैटल ऐसा हुआ था। और इसमें जो अकबर है उसको काफी नुकसान हुआ था। पर एक तरीके से ये बैटल पूरा हो नहीं पाया और कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि दोनों तरफ काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। और इस बैटल के बाद ही फिर इन्होंने अकबर ने और इन्होंने मेवाड़ खानदान के जो राजा थे, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी। और ट्रीटी में यही था कि भाई हम आपकी रीजन में नहीं आएंगे, आप हमारे रीजन में एंटर नहीं करेंगे। और इसके बाद ही एक ड्रास्टिक चेंज आया इंडियन हिस्ट्री में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अकबर के टाइम पे इंडिया की जो जीडीपी थी, वो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट कहते हैं बिटवीन 26% उसका हिस्सा था पूरे वर्ल्ड जीडीपी में। यानी कि जो हिस्सा आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, वो एक टाइम पे इंडिया का अकबर के टाइम पे होता था। बहुत एक्सपोर्ट होता था। एक तरीके से यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते थे, क्लोथ्स एक्सपोर्ट होते थे, हैंड क्राफ्टेड, हाथ से बने हुए क्लोथ्स, जो बहुत ही महंगे होते हैं। एक तरीके से कारी जो लखनऊ का काम है, बनारस बनारस का काम है। बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े, हैंड क्रा ज्वेलरी होती थी, जूल्स होते थे। कई लोगों को, आपको पता हो या ना पता हो, बिटवीन मतलब 18 सेंचुरी से पहले इंडिया वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड। यानी कि 18वीं सदी से पहले डायमंड सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते थे। बहुत फेमस एक फोर्ट है जहाँ पे कोहिनूर पाया गया था, वो था गोलकोंडा फोर्ट। वहाँ पे एक से एक बहुत बड़े बड़े डायमंड्स पाए गए हैं, और वो भी वहीं से निकला था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 एडी में आई थी,
वो यहाँ पे आई थी गुड्स और ट्रेडिंग के लिए, कि भाई हम ट्रेडिंग के लिए आए हैं। और धीरे धीरे ये अपना जो एम्पायर थी फैलाती गई। और जिस दिन अकबर की डेथ हुई, उसके बाद शाहजहां आए। शाहजहां ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, पर उसके बाद आया औरंगजेब। इसका पूरा नाम था आलमगीर औरंगजेब। औरंगजेब के आते ही बहुत सोशल अनरेस्ट हुआ, क्योंकि औरंगजेब एक तरीके से पूरे इंडिया पर अपना कब्जा करना चाहता था, साथ मिलके नहीं चलाना चाहता था। अकबर की जो फिलॉसफी ये थी कि हम सब साथ मिलके काम करेंगे और साथ मिलके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। औरंगजेब का आइडिया ये था, जो काम करने का तरीका ये था कि नहीं, आई एम द बॉस, जो मैं कहूँगा वही होगा। और उससे फिर बहुत सोशल अनरेस्ट होने लगा। एक तरीके से 1707, यानी कि मुगल एम्पायर कितना बढ़ चुका था ये आप देख लीजिए। ये मैक्सिमम तो जो अकबर द ग्रेट है उन्हीं के टाइम पे बढ़ गया था। बाकी जो इन्वेड किया गया फोर्सफुली, वो औरंगजेब के टाइम पे किया गया। जिस दिन औरंगजेब की डेथ हुई, क्योंकि वो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल एम्परर था पूरे इंडिया का, उस टाइम के बाद से मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और सेकेंड बैटल जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। जहां, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लग गया था कि अब मुगल एम्पायर बहुत वीक हो गया है, दे डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग लीडर who's left who will be able to govern इंडिया। तो उन्होंने फिर अपना जाल फैलाना शुरू किया, और एक तरीके से अपॉर्चुनिटी को देख के उन्होंने ब्रिटिश रूल की स्थापना कर दी। ओके, बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी एक तरीके से, पलाशी एक रिवर है जिसे हम हिंदी में पलाशी बोलते हैं। तो आइए हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो बैटल ऑफ प्लासी 20 जून 23 1757, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले मैंने आपको जो बैटल बताया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा हमारा बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। बैटल ऑफ प्लासी was a decisive victory of the British East India Company over Nawab of Bengal and his French allies on 23 June 1757 under the leadership of Robert Clive, which was possible due to the defection of Mir Jafar Ali Khan, who was Sirajuddaulah's commander in chief. ओके, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो इनका जो एक कमांडर इन चीफ था, वो था मीर जाफर। मीर जाफर वॉज ब्राइब्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो एक ब्रिटिश क्लर्क थे, उन्होंने मीर जाफर को जो कमांडर इन चीफ थे, एक तरीके से जैसे हमारे इंडियन आर्मी के चीफ है, वैसे इनकी आर्मी के चीफ थे, उनको ब्राइब किया कि भाई हम आपको पैसे भी देंगे और आपको बंगाल का नवाब भी बनाएंगे, आपको उनकी तरफ से लड़ना नहीं है। तो वो नहीं लड़े, तो इसलिए वो हार गए। अब क्योंकि वो हार गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और ये बंगाल से इन्होंने अपना यूनियन जैक, यानी कि ब्रिटिश का जो झंडा होता है, वो फहराया और वहां से अपना रूल स्टार्ट किया। तो अगर हम प्लासी देखें, प्लासी एक तरीके की रिवर है। चलिए देखते हैं कि रिवर प्लासी है किधर, क्योंकि उस रिवर पे ही बैटल हुआ था, रिवर के पास। तो पलाशी एक विलेज है वेस्ट बंगाल में, और वहां पे एक सॉरी, वहां पे एक ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। पलाशी
lies as Plasi is a village on the east of bank of Bhagirathi River, located approximately 50 kilometers north of the city of Kishannagar in Kaliganj, इंडियन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला बैटल हुआ। इस बैटल के बाद बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि अब एक तरीके से एक बहुत बड़ा जो एम्पायर था मुगल का, वो जा चुका था। फिर ब्रिटिश ने अपना रूल स्टार्ट किया। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली एंड द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। अहमद शाह अब्दाली ऑब्वियसली हम सबको पता है अफगानिस्तान से आया था। उसने मराठाओं के साथ जंग लड़ी and he defeated Marathas, but he went back to uh, Afghanistan because he was the king of Afghanistan. तो यहाँ पे ब्रिटिश ने अपना जो रिजीम था वो अपना बंगाल से स्टार्ट किया और धीरे धीरे पूरे इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम गवर्नर जनरल और उन्होंने सती का अबॉलिशन किया। तो जब एक तरीके से अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये सती जो है एक तरीके का कस्टम है, जहाँ पे अगर कोई भी औरत है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भी औरत है, अगर कोई भी लेडी अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस लेडी को भी जिंदा साथ उसकी जो जो उसकी चिता है उस पे रख के जला दिया जाता है। और देखिए जैसे लोग तलवार लेके खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि कहीं ये भाग ना जाए। तो ये बहुत ही एक तरीके का ब्रूटल कस्टम था जो अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सती को अबॉलिश कर दिया। उन्होंने सती को अबॉलिश किया कैसे? उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि अगर आपके इंडियन कस्टम में ये एक इंडियन इंडियन कल्चर में एक कस्टम है कि जबकि किसी हस्बैंड की डेथ होती है, अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो उसको भी साथ जला दिया जाता है। तो हमारा भी एक कस्टम है कि अगर ऐसा कुछ कभी भी होते हुए दिखा, देन वी तो हम पूरे जो भी ये करवा रहा है और जो भी इसके पीछे है, हम उसे मार देंगे। यानी कि जिस तरीके से हमने वो पिक्चर में देखा, फोटो में देखा कि बहुत सारे लोग तलवार लेके खड़े हैं, तो ब्रिटिश आर्मी उनको मार देगी। तो एक तरीके से उन्होंने अबॉलिशन कर दिया और बैन कर दिया सती, और फिर सती खत्म हो गया। सो अब यहाँ से जो एरा स्टार्ट हो रहा है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन सॉरी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो हमारी 1857 से लेके 1947 तक है। ये एक बहुत लंबा सफर है हम हमें आज़ादी का, मतलब फ्रॉम 1857 टिल 1947 तक इंडिया ने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल किया ताकि इंडिया को पूर्ण स्वराज यानी कि फुल फ्रीडम मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा माना जाता है जिसे हम एक तरीके से मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। तो हम अब इसकी शुरुआत करेंगे। 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉर्ड कैनिंग एंड द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग was the last governor of Bengal and the first viceroy of India. End of East India Company and the rule of British Crown, that is Queen Victoria. ईस्ट इंडिया कंपनी हम सबको पता है एक तरीके से एक फॉरेन कंपनी थी, जिस तरह से आज कहीं बहुत सारी फॉरेन एमएनसीज आती हैं, उसी तरीके से
उसी तरीके से ब्रिटिश जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपना रूल एंड करके जो ट्रांसफर ऑफ पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया। यानी कि उस टाइम पे जो क्वीन थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। तो अगर आपने कभी कभी कोलकाता जाएंगे तो वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का बहुत बड़ा स्टैचू है। हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये विक्टोरिया मेमोरियल है। जब क्वीन विक्टोरिया स्टैचू किया था तो क्वीन विक्टोरिया ये ब्रिटिश ने बनवाया था क्वीन विक्टोरिया के लिए। तो ये क्वीन विक्टोरिया हैं जिनका इन्होंने एक पुतला बनवाया है। तो इनके नाम पे ब्रिटिश ने अपना जो है रूल स्टार्ट किया। ओके, जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस हुआ, रेवेन्यू जनरेशन में बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पहली प्रायोरिटी वो ये थी कि इंडिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है और इंडिया के पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत बूम कर रही है। तो इसको अगर इकोनॉमी को हमें ख़त्म करना है तो हमें जितना भी इनके पास एक तरीके से कैश है या रुपया है या नेचुरल रिसोर्सेज है वो हम ब्रिटिश ने पंप आउट करना शुरू किया। स्टार्टिंग करी इन्होंने मसालों से, यहाँ से क्लॉथ से, यहाँ से क्लॉथ जाता था, कपड़ा जाता था और फिनिश गुड बन के इंडिया वापस आता था और ब्रिटिश इसे बेचते थे हायर प्राइस पे। यानी कि हमसे ही रॉ मटेरियल लेते थे, एक फिनिश गुड बना के वापस इंग्लैंड से इंडिया आता था और और महंगे दामों पे हम लोग खरीदते थे। उससे हमें बहुत नुकसान होता था और इंडियंस ने फार्मर्स पर बहुत ब्रूटलाइज रूल किया, एक ब्रूटल तरीके से। क्योंकि जो जो जिस तरीके की या जो भी उनको वेजिटेबल्स या कोई भी उनको क्रॉप्स उगाने थे वो उन्होंने अपनी मर्जी के उगाए। जिस तरीके से बिहार चंपारण में अगर हिस्ट्री में जब पढ़ा गया था कि ओपियम की खेती यानी कि अफीम की खेती जबरदस्ती फार्मर से कराई थी। क्यों? क्योंकि अफीम का बिजनेस अंग्रेजों ने इतना बढ़ा दिया था कि उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई और चाइना के जो उस टाइम जो रूलर थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने जबरदस्ती चाइना को और कई बड़ी कंट्रीज को एक तरीके से एक ड्रग एडिक्ट बना दिया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जब क्वीन विक्टोरिया का रूल स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर बहुत 1969, 2 अक्टूबर 1969 मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। कई मेंबर्स थे उसमें से एओ ह्यूम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, फाउंडिंग फादर्स ऑफ कांग्रेस। बंगाल का पार्टीशन हुआ था, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, अगर हम इंडिया का मैप देखें एक बार तो ये बंगाल है। बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था तो उन्होंने किया ये था कि उस टाइम के जो ब्रिटिश रूलर थे, ब्रिटिश ने यहाँ पे जब बंगाल का पार्टीशन किया, क्योंकि पार्टीशन बेसिकली हुआ इसलिए था क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था और अगर पार्टीशन करने के बाद इनके लिए एरिया को संभालना थोड़ा और आसान हो जाता। पर क्योंकि काफी विरोध हुआ इसका, उसके बाद ये जो डिसीजन था ये रोल बैक हो गया और फिर बंगाल वापस जुड़ गया। पर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश जो है उसे आज जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और वो पाकिस्तान के साथ चला गया था। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश स्वदेशी मूवमेंट एंड पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल
एंड लाला लाजपत राय, ये तीन बहुत बड़े हीरोज हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने बहुत अ, अ, बहुत ही स्ट्रगलिंग मूवमेंट स्टार्ट करी ब्रिटिश के खिलाफ। इनको लोग प्यार से बाल, पाल और लाल भी बोलते थे, क्योंकि इनके नेम्स में एक तरीके से राइमिंग बनता है। फिर मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, इंडियन Council Act of 1909, also known as Morley-Monto reforms. It was instituted to placate the moderates Congress and introduce separate electorates on the basis of religion. Therefore, Lord Minto came to be known as the father of communal electorate of India. ये बेसिकली एक रिफॉर्म था, जो रिफॉर्म और रिफॉर्म इसलिए था ताकि इंडिया को डिवाइड एंड रूल किया जाए। अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छी ट्रिक निकाली थी, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रिलीजन है। तो एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाओ और फिर इनको रूल करो, एक दूसरे को लड़ा दो। ये इनका सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कुछ लोग मॉर्ले मोंटो रिफॉर्म्स बोलेंगे, किए, जिसके हिसाब से इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे और वो कराएंगे रिलीजन के बेस पर। कि कि जिसका जिस क्योंकि जैसे रिलीजन के बेस पर कराएंगे, यानी कि अगर हम रिलीजन के बेस पे कराएंगे तो जो कोई भी एक्स वाई जी जो रिलीजन है, वो सब अपने अपने लोगों को एज इलेक्शन में खड़ा करेंगे और चुनेंगे। जबकि और इससे हुआ ये कि इससे कम्युनल वायलेंस बहुत फैल गया, लोगों के बीच में हेट बहुत फैल गई, और इससे ब्रिटिश को एक अच्छा मौका मिला एक दूसरे को लड़ाकर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, अब हम एक बार चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, 1919। ओके, मॉन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। Montagu Chelmsford reform, briefly known as Montfort reforms, were introduced by the colonial government in the British India to introduce self-governing institution gradually in India. The reforms take their name from Edward Montagu, the Secretary of State for India during the latter parts of the First World War, and Lord Chelmsford, Viceroy of India between 1916 to 1921. The reforms were outlined in the Montagu-Chelmsford report prepared in 1918 in 1918 and formed the basis Government of India Act 1919. They related to the constitution reform. Indian nationalists considered that reforms did not go far, while British conservatives were critical of them. The important features are as follows. The Imperial Legislative Council was now to consist of two houses, Central Legislative Assembly and Council of State. The provision was to follow dual government system or hierarchy. ओके, तो ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड एडविड सैमुअल मॉन्टागो। इनके मेन प्रोविजंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड कंट्रोल द अफेयर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड कॉम्प्रोमाइज टू चेंबर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। बेसिकली देखा जाए तो कई चीज़ें थी इंडिया में, जैसे फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन। ये बेसिकली इनके लिए आया था। और कौन सी चीज़ क्या हैंडल की जाएगी, किस तरीके से हैंडल की जाएगी, इसके लिए आए थे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है।
इंग्लैंड से तो कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ी कंट्री है, इसलिए इन हैंडल करने के लिए ये रिफॉर्म्स आए थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला मैसेकर, सबको पता है कितने लोगों को, काफ़ी लोगों को गोलियां मार दी गई थी। बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट था ये। 1927 साइमन कमीशन कम्स टू इंडिया। ओके, तो एक बार साइमन कमीशन के बारे में हम देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इसके बाद इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर को खो दिया था। चलिए चेक करते हैं साइमन कमीशन। Simon Commission was a group of 7 member of parliament from British who were sent to India in 1928 to study constitutional reform and recommend to the government. The commission was originally named as the Indian Statutory Commission. It came to be known as Simon Commission after Sir John Simon. तो बेसिकली एक ऐसे देश से लोग आ रहे हैं जो कभी इंडिया में आए नहीं, पहली बार आ रहे हैं, और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में डिसाइड करेंगे कि इंडिया के बारे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जो इनका जो हेड है वो है सर जॉन साइमन, जो खुद एक ब्रिटिश पपेट जिसे कहते थे, कि जो ब्रिटिश सरकार बोलेगी ये करेंगे। तो यानी कि अपनी मनमानी चलाने के लिए इन्होंने कमीशन बना दी, और इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं था। जो इंडिया में पैदा हुआ हो या कोई भी बड़ा इंडियन लीडर हो, इनमें से कोई भी नहीं था, भले ही वो महात्मा गांधी हो या कोई भी हो, कोई भी इंडियन नहीं था। तो इसी वजह से ये एक बहुत मेजर रीजन था कि इसका बॉयकॉट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ कि हमें ये कमीशन नहीं चाहिए, क्योंकि इनको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। It was opposed by Nehru, Gandhi, Jinnah, Muslim League and National Congress contains because it contained 7 members of British Parliament but no Indians. जैसा मैंने कहा कि कोई भी इंडियन नहीं था, इन्हें कुछ पता भी नहीं था इंडिया के बारे में, ये बस वही करने आए थे जो इनको कहा गया था। और इसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। 1929 पूर्ण स्वराज, डिमांड फॉर फुल फ्रीडम बाय कांग्रेस। पूर्ण स्वराज का मतलब है फुल फ्रीडम। और 1930 में दांडी मार्च हुआ, जब ये सॉल्ट जब अब दांडी मार्च हुआ क्यों था ये एक बार जान लेते हैं। दांडी मार्च हुआ इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश ने सॉल्ट बनाने का जो राइट था वो इंडियंस से छीन लिया था, कि अब से जो भी सॉल्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी वो ब्रिटिश ही करेगा। अब क्योंकि ब्रिटिश सॉल्ट बना रहे थे अंग्रेज, तो वो बहुत महंगा बेच रहे थे, और इंडिया को लूटने के कई और तरीके निकाले, उसमें से सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग या सॉल्ट पे बैन लगाना कि कोई भी जो नॉन ब्रिटिश है वो नहीं करेगा, सॉल्ट नहीं बनाएगा। इसलिए दांडी मार्च हुआ, एंड गांधी जी ब्रेक दिस लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। गांधी जी गए और वहां पे उन्होंने सॉल्ट बनाया। देन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जब महात्मा गांधी गए लंदन, पर इसका कुछ रिजल्ट इतना निकला नहीं। सेकेंड राउंड ऑफ टेबल एंड गांधी इरविन पैक्ट। तो सेकेंड टाइम जब महात्मा गांधी लंदन गए, और हम गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, Gandhi Inman Pact. Gandhi was released from the custody in 1931, and two men began negotiating the terms of the pact. In the end, Gandhi pledged to give up the सत्याग्रह कैंपेन, यानी कि जो सत्याग्रह कैंपेन उस टाइम पे चल रहा था, एंड इरविन लॉर्ड इरविन जो उस टाइम पे ब्रिटिश की तरफ से नेगोशिएट कर रहे थे, agreed to release those who has been imprisoned during and it allow Indians to make salt for domestic use। यानी कि जो भी दांडी मार्च हुआ उसके बाद सत्याग्रह हुआ, तो इनको ये रोल बैक करना पड़ गया कि इंडियंस कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर सॉल्ट। सेकेंड राउंड टेबल एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, ओके, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन
London from 7 September to 1931, with the participation of Gandhi and Indian National Congress. 2 weeks before conference convened, the Labour government had been replaced by the Conservative. यानी कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार बदली तब ये हुआ था। इसके बारे में आप आगे और गूगल में पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 पास, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार, ये है हमारा, ये इंडिया से सेपरेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑन August 9 क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन। गांधी जी गेव द कॉल ऑफ डू और डाई, करो या मरो, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों पूरी तरीके से भारत छोड़ो। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज, दैट वाज फॉर्म्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड राज बिहारी बोस। इन्होंने एक तरीके से सिंगापुर में फॉर्म करी और इंडिया को एक तरीके से पूरी तरीके से मतलब ब्रिटिश क्विट करेंगे इंडिया को और इंडिया को यहाँ से जाएंगे। 1947 में वी ऑलमोस्ट नो कि हमें फ्रीडम मिला। इससे पहले इंडिया वाज डिवाइडेड एंड पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड। 1948, यानी कि अक्टूबर 1948। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसके बाद। ओके, तो 30 जनवरी 1948 बहुत ही सैड डे था। महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय राम विनायक नथू राम विनायक गोडसे, यानी नाथू राम विनायक गोडसे। He was assassinated. He was shot by 303 rifle straight away on his chest and he died on the spot. उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। इंडिया became 1915 a sovereign democratic republic 26 जनवरी, हम सबको पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the first president of India. The first 5 year plan was commenced। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हों जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। आप गूगल पे सर्च करिए और चेक करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी हमारी, इसमें कौन कौन थे। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो संविधान करके एक बहुत ही अच्छा सीरीज है दूरदर्शन का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, वो कैसे बना, क्या हुआ, उसके बारे में लिखा है। ओके। चाओ एन लाई, then Prime Minister of China, visited India. Panchsheel, five principles of world shield, was accepted by both China and India. Nehru visited China. The five principles of world peace were territorial integrity and sovereignty, non-aggression, non-interference, equality and cooperation, peaceful coexistence. आज के टाइम पे अगर हम देखें, जब गलवान घाटी में एक बहुत ट्रेजेडी हुई जब इंडियन सोल्जर्स के साथ, तो ये जितने भी हमारे पांचों पॉइंट्स है, चाइना ने इसमें से किसी को फॉलो नहीं किया। स्टेटिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इंडिया डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड नाउ अब तो स्टेट्स बदल गई हैं और JNK और लद्दाख, दो और नई यूनियन टेरिटरीज आ गई हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। गोवा एंड दमन वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज पोजेशन। गोवा जो था वो पोर्चुगल के पास था एक तरीके से, वो ब्रिटिश के पास नहीं था, वो पोर्चुगीज के पास था। नागालैंड was created as 16th state of India. China invades India. 1960 में इंडिया चाइना की जंग हुई थी, हम सबको पता है, बहुत नुकसान हुआ था। 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू passed away. Shri Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India. 1965 war with Pakistan, हमारी जंग हुई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अटैक्स इंडिया, इसमें इंडिया वॉन। इंडिया में जितने भी बैटल्स पाकिस्तान के, या जितनी भी लड़ाइयाँ पाकिस्तान की इंडिया के साथ हुई है, इंडिया हमेशा जीती है इसमें। और ये एक ऐसा वॉर था जिसमें लाहौर तक इंडियन फोर्सेस पहुंच गई थी, पर यूनाइटेड नेशंस ने फिर आके
हाँ, इस लड़ाई को रुकवाया था। ताशकंद डिक्लेरेशन, आप इस पे ज़रा जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, जहाँ पे वी लॉस्ट द प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री, देन मिस इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन नवंबर 66, हरियाणा was carved out of पंजाब, हरियाणा से पंजाब अलग हो गया था। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। गूगल पे सर्च करिए इस बारे में। ओके, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, यानी कि सोवियत उस टाइम पे था, सोवियत संघ जो आज का रशिया है। कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप साइन, इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन दिसंबर 1971 में फिर जंग हुई। शिमला अग्रीमेंट साइन बाय मिस गांधी एंड पाकिस्तान भुट्टो, इंडिया सेलिब्रेट्स सिल्वर जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस, न्यू स्टेट मेघालय त्रिपुरा मणिपुर केम इनटू बिगिन मीन बिगिन ये नई स्टेट फॉर्म हुई। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल कोल माइंस, सारी कोल माइंस जो थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एज पोखरण, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था। एक मूवी बनी है इस पे। तो इंडिया ने सक्सेसफुली दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए थे, एंड देन इंडिया डिक्लेयर्ड itself एज अ न्यूक्लियर पावर। डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आर्यभट्ट 1975 में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी थी। इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। हमारी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑर्बिट में गई थी। एंड सिक्किम जॉइन इंडिया, सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। 1979 भास्करा सेकंड सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस फ्रॉम द सोवियत कॉसमोड्रोम, यानी कि हमारे मैक्सिमम उस टाइम पे जो जितने भी स्पेस के मिशन होते थे, रशिया ने हमारी काफी हेल्प करी है। ओके, लॉन्च ऑफ भास्करा 2, फुल स्टेटहुड टू मिजोरम। 1981 में एक तरीके से हम यहाँ पे जो एप्पल लिखा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ओके, तो अगर मैकिनतोश, तो यहाँ पे लिखा है लॉन्चिंग ऑफ एप्पल एंड भास्करा 2। भास्करा 2 तो सैटेलाइट है, और एप्पल ने जो अपना पहला कंप्यूटर निकाला था वो था मैकिनतोश। इसके बारे में बताया गया है। मैकिनतोश एक एप्पल का कंप्यूटर है, उसके बारे में बताया गया है। भास्करा 2 के बारे में आप नेट गूगल पे पढ़ सकते हैं। मिजोरम हम सबको पता ही है। मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजवाल। 1982 लॉन्चिंग ऑफ इनसैट 1A, ये भी सैटेलाइट है। 1983 मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ नैम, लॉन्चिंग ऑफ इनसैट IB। नैम इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा जाके कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है और इंदिरा गांधी को कैसे मिली। मेक्सिको के एक सॉरी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा। इन्होंने फिदेल कास्त्रो ने इंदिरा गांधी जो है, मिस इंदिरा गांधी, उनको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उस टाइम पे नॉन अलाइव मूवमेंट का चेयरपर्सन बनाया था।
ये वो टाइम है जब उनको बनाया गया था। तो इससे पहले फिदेल कास्ट्रो वाज द चेयरपर्सन ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब में हुआ था, इसके बारे में आप जाके गूगल पे जरा सर्च करिए। जो पंजाब में हुआ था, अगर हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में यहाँ डालें, जिसमें एक जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें एक तरीके से कांग्रेस के ही लीडर थे जिनका नाम भिंडरावाला था, जिनको पंजाब भेजा गया था, और बाद में जाके उन्होंने ही पंजाब को कैप्चर कर लिया और डिमांड करी कि पंजाब को इंडिया से अलग किया जाए। और उसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ। इसके बारे में आप जाके और गूगल पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोवा गिवन स्टेटहुड, गोवा 1907 ने गोवा को स्टेटहुड दिया। अग्रीमेंट बिटवीन श्रीलंका टू सॉल्व एथनिक प्रॉब्लम्स। अग्नि इंडियाज फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इज सक्सेसफुली लॉन्च। पंचायती राज बिल पास हुआ था 1993। पृथ्वी मिसाइल इंट्रोड्यूस हुई थी 1998। सेकेंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजर एट पोखरण हुआ। ये वो फोटो है। इसमें फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल था। फिर लाहौर बस यात्रा स्टार्ट हुई और 1919 में फेमस कारगिल वॉर हुआ था, जब इंडिया को इसमें इंडिया को इसमें जीत मिली थी। बहुत बहुत बड़े बड़े फेमस सोल्जर्स थे हु लॉस्ट देयर लाइफ। इसमें से कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में हमने बहुत सुना है। उनके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। न्यू स्टेट्स उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड वॉज फॉर्म्ड। बिहार में था झारखंड, फिर आगे झारखंड फॉर्म हुआ। इंडियाज फर्स्ट जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। 2008 में द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स वॉज अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू बी एजुकेटेड। और 2010 जब इंडिया ने 101 मेडल्स जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2011 वेरी फेमस अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्टेड। वेस्टर्न घाट्स 2012 में वो डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लॉन्च और मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान हुआ था। 2014 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया बिकेम पोलियो फ्री, यानी कि पोलियो की जो प्रॉब्लम थी वो इंडिया में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। 2015 में प्लानिंग कमीशन वाज एबॉलिश्ड एंड नीति आयोग वाज फॉर्म्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, 2016 हमें पता है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद से करंट इवेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के बारे में आ चुका है अब, जो अभी तक चल रहा है। अभी वैक्सीन हमारी काफ़ी सारी स्टेजेस पर हैं। ओके, अब हम एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं एक ब्रीफ वे में। हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा एक बार देखते हैं। वास्को डिमामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू केम टू इंडिया थ्रू केम टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप इन 1490। केप ऑफ गुड होप के बारे में ज़रूर जाके पढ़िए। ये क्या है, कैसे आता है, क्या है, कहाँ पर है, वर्ल्ड मैप पे आपको मिलेगी। 10 पोर्चुगीज वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द ट्रेड सेंटर टू कैलिकट। कैलिकट एक जगह है। देन Dutch East India Company came to India. It was soon followed by the British East India Company, which set up its entire point at सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार जब सेटअप हुई थी तो वो सूरत पे सेटअप हुई थी, क्योंकि सूरत पानी है और जहाँ पानी के जहाज से ट्रेडिंग होती थी, तो वहीं पे सारा सामान आता था और वहीं से एक्सपोर्ट भी होता था।
Formation of East India Company, the fame of India's wealth spread by the foreign travelers tempted British to get their share in India's trade. On 31st December 1600, the English merchant obtained from Queen Elizabeth a charter to have the sole monopoly of trade with India, and this led to establishment of East India Company. Regulating Act 1773 to guide and regulate the working of East India Company, which had also become a ruling company in India. British passed the Regulating Act. Former governor at the Fort William, Calcutta, was raised to the status of Governor General. Governors of Bombay and Madras were subordinated to him. यहाँ से ब्रिटिश इंडिया कंपनी का रूल शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजों का यहाँ पे शुरू होता है रूल. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू द क्राउन. पूरी तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी. 1857 में जब पहली म्यूटनी हुई थी, उसके बाद से फिर इंडिया में ब्रिटिश मिलिट्री का जो दबदबा था वो बढ़ गया, क्योंकि उनको डर लगने लगा कि भाई अगर हमारे हाथ से इंडिया निकल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी. उसके बाद फिर इंडिया में कई चेंजेस आए. लॉर्ड कैनिंग आए, जैसे हमने पढ़ा. इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी डिमांड थी. इट डिमांडेड द होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम इन द रादर इंडिया देन ब्रिटेन. इंडिया में होते थे. इससे पहले जो इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम थे, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश ओनली. बट उस टाइम पे सिर्फ ओनली ब्रिटिश वर अलाउड, कि अंग्रेजों को ही अलाउड था, और यहाँ पे तो होते ही नहीं थे, ब्रिटिश में होते थे. और वहां से जो भी ये एग्जाम पास करता था, एग्जाम पास करके उसे इंडिया भेजा जाता था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए. मॉडल विंटर रिफॉर्म. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि सब कुछ इंक्रीज किया. One more than double members mean the provincial member. Lord S.P. Sinha was an Indian appointed as a member of Viceroy's Executive Council. Separate electorate to concede Muslims. जो मैंने आपको बताया डिवाइड एंड रूल, टू नेशन थ्योरी थी एक तरीके से. दैट वाज एडवोकेटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. मॉन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा. इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर में जो सेशन हुआ था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे बहुत एक्टिव हो गई थी, और उत्तर प्रदेश में, लाहौर में, कई जगह इनके बहुत सेशन हुए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने दे डिक्लेयर्ड दैट दैट साइमन कमीशन has failed to satisfy the Indians. It has failed. It has failed, and they decided to start the civil disobedience movement, जिसमें इन्होंने जितने भी ब्रिटिश के स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हुए थे वो सब तोड़े ऑलमोस्ट. ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स थे उनको बॉयकॉट किया गया, उनको जलाया गया. बी इंडियन बाय इंडियन का टैग लगा, और एक तरीके से इन्होंने दे होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग. उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल फ्लैग था इन्होंने होस्ट किया लाहौर में, और डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे. फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल 1931 में महात्मा गांधी वेंट टू लंदन. वहां पे गए और ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और जो सॉल्ट का लॉ था वो हमने देखा. और सेकेंड राउंड ऑफ टेबल में हमें पता ही है कि कुछ अचीव ज़्यादा नहीं हुआ. लॉर्ड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लंदन, महात्मा गांधी इमीडिएटली रिवाइव दी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. थर्ड राउंड ऑफ टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया. आगे बढ़ते द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. The act of sought provincial autonomy and establishment in all the federation provincial hierarchy was to be established, abolished, and all provincial subjects were administered by the ministers responsible. बेसिकली सब कुछ एक तरीके से इंडिया के हाथ में दे दिया, मतलब ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया. हमने पढ़ा कि बर्मा was separated. Congress ministers, Congress decided to contest provincial election
and formed ministries, first in the six and later two provinces. Resignation of Congress ministers. The Second World War broke out in 1939, and England declared India also as a belligerent nation without consulting the Indian Parliament. मतलब जबरदस्ती इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर में घसीटा गया और इंडिया को पार्टिसिपेट कराया गया। इसी इसी के चलते कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन किया। Then resolution of Pakistan, because India was close to independence, इंडियन मुस्लिम लीग ने डिमांड करी a separate nation, a separate land from the Muslims of India. क्रिप्स कमीशन, जिसे हम क्रिप्स प्रपोजल भी बोलते हैं, जो आई थी, सर स्टैफर्ड Cripps came to India with certain proposal at the time when India was facing danger of being run over by Japan. All portfolios except that of defense were to be transferred to Indians. Immediately after the war, Constituent Assembly to be set up with the right to decide whether India to remain a member of Commonwealth or not. 10 Indian provinces were given the right of cessation from the center after 10 years. Gandhi described the proposal as the post-dated check, as non-political parties approved, they were withdrawn by the British government. ये एक तरीके से लालच था जो क्रिप्स कमीशन ने रखा था, क्योंकि उनको वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स की बहुत ज़रूरत थी। उनको एक तरीके से एक लालच दिया गया इंडिया को कि भाई आप हमारे साथ वॉर में पार्टिसिपेट करिए, वॉर में लड़िए और हम जीतेंगे, जीतने के बाद हम आपको फ्रीडम देंगे। आपको ये सारी जो नहीं हुआ। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आया। द ऑल इंडिया Congress Committee on in the meeting held in Bombay 8 August 1942 passed the Quit India resolution and also launched the civil disobedience movement. Mahatma Gandhi was arrested. महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे और आगा खां पैलेस है जो पुणे में, वहां उन्हें रखा गया था। एज ए रिएक्शन मास डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे ही, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, आज भी हैं, तो क्योंकि जब वो थे जिंदा, जैसे ही लोगों को पता लगा, बहुत प्रोटेस्ट हुए और वो ब्रिटिश के लिए बहुत भारी पड़ गया। Cabinet Mission Plan or Proposal on 16 May 1946. The Cabinet Mission met the representatives of different political parties in India, but a satisfactory solution of the solution of constitutional difficulties could not be achieved. British Indian provinces would be divided into three groups. Group A would compromise the Hindu majority provisions, namely Bombay, Madras, United Provinces. आज के उत्तर प्रदेश को उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के ज़माने में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंसेस ओडिशा, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ and other groups. B and C group were comprised of the provincial where Muslim predominant. Group B included Punjab, Sindh, बलूचिस्तान जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, एंड ग्रुप सी इंक्लूडेड बंगाल एंड असम। एक तरीके से पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया इन्होंने फिर। A constituent assembly was to be set up in the frame of Constitution of India. Afterwards, it divided itself into three different parts of according to the groups. There would be Union government comprising British, Indian, and Indian states, defense, foreign relation, communication. The mission considered the demand of Indian Muslim leagues to creating independent state of Pakistan. यहाँ से इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो पार्टीशन में चला गया। On February 20, Mr. Attlee, the Prime Minister of England, made a statement that British rule in India would end by June 1948 and power would be transferred to India, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। इंडिया के जो लास्ट वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, उन्होंने पूरा सब कुछ डिसाइड किया, सारी चीज़ों को किया, और उन्हीं के रिजीन में, जब उनका उन्हीं के टर्म में पार्टीशन भी हुआ। Indian independence and partition of the country bill was prepared by British government containing main provisions of Mountbatten Plan, and it was introduced in British Parliament and was passed by the Indian Independence 1947, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया
और फिर ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बेसिकली काफी सारा पंजाब का पार्ट था जो अफगानिस्तान तक था, वो सब पाकिस्तान में चला गया। इस तरीके से हमें आज़ादी मिली। ये कुछ फेमस प्लेसेस है भुवनेश्वर में, नोन फॉर राजा रानी उड़ीसा, नोन फॉर राजा रानी टेम्पल, सन गॉड टेम्पल यानी बहुत फेमस टेम्पल है, बैक पोगरा टेम्पल, मदुरई सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, मीनाक्षी टेम्पल, बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर मंदिर हैं, मलापुरम, नाउ महाबलीपुरम, 53 माइल्स फ्रॉम मद्रास, जहाँ पे फाइव रथ टेम्पल है, रॉक कट सिंगल रॉक कट टेम्पल है। नालंदा हम सबको पता है, वर्ल्ड की बहुत सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता था, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे वहाँ। प्रभास पठान गुजरात स्टेट में है, फेमस सोमनाथ टेम्पल है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। सांची स्तूप ये बुद्धिस्ट के टाइम पे बना था, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन सम्राट अशोक ने भी बनवाई थी जब उन्होंने बुद्धिस्ट ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तिरुपति के बारे में हम सबको पता है, श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल। उज्जैन में टू बी सीट ऑफ किंग विक्रमा is situated on river Sapra in Madhya Pradesh, is one of the seven sacred cities also known as Avanti. Mahalankeshwar temple is known as the center of pilgrimage. अजंता अलोरा केव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबसे पुरानी केव में से एक है, बिल्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क जब वो अंदर रहते थे, वहाँ पे उन्होंने काफी टाइम केव में गुजारा। ये जो है अंबर फोर्ट है, आमेर फोर्ट बोलते हैं इसे एक तरीके से। अगर हम इसको सर्च करें, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बोध गया बिहार पटना में है, जहाँ पे मधुबनी ट्री है जिसके अंदर, जिसके नीचे बैठ के लॉर्ड महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन किया था। बुलंद दरवाजा हमें पता ही है। दिलवाड़ा एंड षणमुखा टेम्पल माउंट आबू में है, राजस्थान में। षणमुखा टेम्पल, फाइव जैन टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड हियर इन 11th 12th एंड 13th सेंचुरीज। एलिफेंटा केव्स मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में है, मुंबई से थोड़ा आगे जाकर। एलोरा भी एक तरीके से केव है, औरंगाबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया हमें पता है, मुंबई हार्बर पर है। किंग जॉर्ज फिफ्थ जब आए थे तो उनके स्वागत में बना था ये। गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटका, वर्ल्ड लार्जेस्ट डोम, दुनिया का सबसे बड़ा डोम है और सबसे पुराना भी है। खजुराहो जो है वो चंदेला डायनेस्टी टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल है जो 1050 एडी चंदेला डायनेस्टी में बनाए थे। राजघाट हमें पता है, महात्मा गांधी जी की याद में बना है। विक्टोरिया मेमोरियल और इनके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको। जंतर मंतर, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का, सॉरी, विक्टोरिया मेमोरियल में स्टैचू है। जंतर मंतर हमारा एक तो दिल्ली में है और हमारा जयपुर में है। तो सवाई महाराजा सवाई जयसिंह ने, जिनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत शौक था, बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद में है। इंडिया गेट हमें पता ही है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इन इंडिया गेट के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 की याद में व्हेन इंडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट इट्स 70,000 सोल्जर्स, इंडिया सैक्रिफाइस 70,000 सोल्जर्स। द ड्यूक ऑफ कनॉट लेड द फाउंडेशन। ड्यूक ऑफ कनॉट के बारे में जरूर जाके गूगल पे एक बार सर्च करिएगा, आपको पता लगेगा। ताजमहल के बारे में हम सबको पता ही है। रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट की खासियत सबसे बड़ी है, 1565 एडी में बनना शुरू हुआ था। अकबर वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड, और ये जब कंस्ट्रक्शन अकबर ने स्टार्ट करवाई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसमें मैं एक और जोड़ देता हूँ, 21 अप्रैल, जो हम सिविल सर्विसेज डे मानते हैं, मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़िएगा आप। तो यहाँ से हमारा यूनिट 3 एंड होता है। ये बेसिकली एक पूरा समरी समराइज है कि इंडिया का जो हिस्ट्री है, कल्चर इतना रिच है, कैसे स्टार्ट हुआ,
कौन कौन आया, फिर इंडिया ने इंडिपेंडेंस कैसे गेन किया, इसके बारे में आप और जाके पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मेल करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं उसका जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। राधा स्वामी।